नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आप समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार फहराया तिरंगा। पहली बार लाल किले पर राष्ट्रगान के साथ गूंजा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से विकसित भारत के लिए शक्ति की सप्तधारा का किया आह्वान। मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से लेकर रक्षा क्षेत्र तक के जरिए 2047 तक देश को विकसित बनाने का रखा लक्ष्य। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए लाल किले से किया बड़ा ऐलान। एक साल में 1 करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई स्किल ट्रेनिंग। डिजिटल नेटवर्क के जरिए युवाओं को फ्री ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में सिविल डिफेंस के आधुनिक और बड़े नेटवर्क को बनाने की घोषणा। देश में नक्सलवाद के खात्मे पर कहा, हथियारबंद नक्सल गए लेकिन दिमागी नक्सली मौके की ताक में, उन्हें पहचाने जाने की जरूरत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में बलिदान देने वालों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी समेत सैन्य प्रमुख रहे मौजूद। और राज्यों में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम। दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों ने फहराया तिरंगा। सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले के तहत विदेशों में भारतीय दूतावासों में भी मनाया जा रहा है आजादी का पर्व। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। यह पहला अवसर रहा जब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना 150वीं वर्षगांठ वर्ष भारत मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देश के संकल्पों, भारत की महान विभूतियों के सपनों और युवाओं की भागीदारी को विकसित भारत के लिए जरूरी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को रिफॉर्म की प्रक्रिया को जारी रखना होगा, कार्य की रफ्तार तेज करनी होगी और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो। सभी सरकारें मिलकर काम करें, तभी विकसित भारत के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान किया। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आह्वान करता हूं। पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनना होगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। हमें वहां पहुंचना है। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। हमारी पांचवी शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बनकर के नहीं रह सकता है।
हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। सप्तधारा की छठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सल के खात्मे पर कहा कि जहां कभी नक्सल की गोलियां चलती थी, वहां आज विकास हो रहा है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने उन वीर योद्धाओं को नमन किया जिन्होंने स्वतंत्र भारत के सशस्त्र संघर्षों में सर्वोच्च बलिदान दिया। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणी, थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी राष्ट्रपति के साथ उपस्थित रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेतृत्व ने वंदे मातरम के गायन के दौरान उचित सम्मान नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यालय में हुए कार्यक्रम के दौरान सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बातचीत करते और इशारे करते नजर आए। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने इसे करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत करने वाला बताया और कांग्रेस नेतृत्व के आचरण की निंदा की। यह पहला स्वतंत्रता दिवस है जब वंदे मातरम संपूर्ण और सांगोपांग रूप में गाया गया, परंतु उसी के साथ एक बहुत विचित्र, विडंबनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। उस समय कांग्रेस की सुप्रीम लीडर सोनिया गांधी जी, सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी जी और सिटिंग अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत ही विचित्र और आपत्तिजनक तरीके से असम्मान व्यक्त करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए, किसी को बुलाते हुए नजर आए और कोई व्यक्ति आकर उसे कुछ बता भी रहा था और एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति उनका अपमान है, जिससे करोड़ों करोड़ों भारतवासी बहुत आघात महसूस कर रहे हैं। और इस खबर के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। विरासत से मिली पहचान, आजादी से मिला हौसला, नई सोच से बना नया हिंदुस्तान। ये कहानी है गर्व की। मेड इन इंडिया, बाय इंडियंस, फॉर इंडियंस। मिल्टन सेलिब्रेट्स प्राउडली इंडियन। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है। शायद
इनऑपरेटिव हो क्या होगा? तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद है। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। बच्चों को ये तो पता है कि जब तक पापा है तब तक सब सही है, पर उन्हें ये नहीं पता कि कल अगर पापा नहीं रहे तो क्या होगा, क्योंकि आपने तो टर्म इंश्योरेंस लिया ही नहीं। थोड़ा तो समझदारी से काम लीजिए, पॉलिसी बाजार से टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आरएसपुरा सेक्टर की आखिरी सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल ने 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर बीएसएफ जम्मू फ्रंटियर के आईजी आसिफ जलाल ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रध्वज को सलामी दी। समारोह में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और सीमा पर तैनात बीएसएफ कर्मियों के साहस और समर्पण को नमन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और स्कूली बच्चे शामिल हुए। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह और उमंग के साथ मना रहा है। इसी कड़ी में नई दिल्ली के टाइप 5 सरोजिनी नगर आवासीय परिसर में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और परिसर में रहने वाले परिवारों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। वहीं तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान और सामूहिक सहभागिता ने पूरे परिसर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। यह आयोजन नागरिक एकता, सामाजिक सहभागिता और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देता हुआ नजर आया। आज आप देखिए जैसे 15 अगस्त है और ये हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम हम यहाँ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 मार्च 2026 को इनॉग्रेशन किया था। उसके बाद जून ऑनवर्ड्स हम सब यहाँ रहना शुरू किए और सबने मिलके एक सामूहिक प्रयास से पहली बार इस 15 अगस्त का प्रोग्राम हम यहाँ पे अरेंज कर पाए हैं। मैं अपनी सरकार को, स्पेशली प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। वो जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। इसी तरीके से हम काम करते रहें महिलाओं के लिए, हम यही चाहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने गवर्नमेंट अकोमोडेशंस का नवीनीकरण हो रहा है दिल्ली में, इन सभी चीज़ों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। भारत की धरती से सूर्योदय के साथ शुरू हुआ तिरंगे का गौरवशाली सफर अब दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंच रहा है। सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले के जरिए एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक तिरंगा आगे बढ़ रहा है और साथ लेकर चल रहा है भारत की आन, बान और शान का संदेश। इसी कड़ी में आइसलैंड में भी 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भारतीय दूतावास में तिरंगा फहराया गया और विदेश में बसे भारतीयों ने राष्ट्र गौरव के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक तिरंगे का सफर लगातार जारी है। आइसलैंड में पूरी शान से तिरंगा फहराया गया और हर भारतीयों को अभियान से जुड़ने का ये संदेश देता है। देशभक्ति की भावना भी जन जन तक पहुंचाने की ये पहल है। इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत दुनिया भर में भारतीय राष्ट्रध्वज के गौरव को प्रदर्शित करने वाली सूर्यपथ तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक सफर पर आगे बढ़ रही है। सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले के तहत इंडोनेशिया के भारतीय दूतावास में तिरंगा फहराया गया। इस पहल के जरिए दुनिया भर में बसे भारतीयों को राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और गर्व की भावना से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के मेट्रोपॉलिटन शहरों में से एक कोलकाता।
शहर से 60 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर करीब 2 घंटे की दूरी पर है हुगली चुचुड़ा। हुगली नदी के किनारे जोर घाट पर यहाँ एक मकान है। यहाँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यादें मौजूद हैं। यह ऐतिहासिक मकान है क्योंकि यहीं पर 1875 में उन्होंने वंदे मातरम की रचना की थी। आज हम लोग वंदे मातरम के जो पहले 2 स्टांजा हैं जो जिसको जानते हैं, वो इस मकान में उन्होंने लिखा था और उसको एक फिलर के तौर पर वो जर्नल छापते थे, बोंगो दर्शन। और 7 नवंबर 1875 का जो इशू था बोंगो दर्शन का, उसमें शायद उनका कुछ कंटेंट कम पड़ गया था, तो उन्होंने वो 2 स्टैंजा वहाँ पर छापा था। तो वंदे मातरम का जो जन्म होता है वो उस तरीके से होता है। वो पत्रिका बंग दर्शन थी जिसमें वंदे मातरम पहली बार छपा। उसे पढ़ने के बाद लोगों में एक नई चेतना पैदा हुई। गुलामी में जकड़ी हुई भारत भूमि को आजाद कराने के लिए लोगों में बेचैनी बढ़ गई थी। Bankim Chandra Chatterjee was a very versatile person. He was one of the earliest graduates of Calcutta University at a time when there were very few Indians who were graduates there. He was extremely well read in religious literature. वो हिंदू धर्म के सब कुछ एक स्टडी किया था, प्लस वेस्टर्न थॉट्स में पूरी उनका जानकारी था। बंगाल पुनर्जागरण का दौर, जिसमें कई तरह के वैचारिक और सामाजिक सुधार हुए थे। ये दौर राजा राम मोहन रॉय यानी 1814 से शुरू होकर 1919 तक जारी रहा। इस सदी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी प्रमुख स्तंभ थे। उनकी पहचान सामाजिक सुधार से कहीं ज्यादा राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए बनी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि वंदे मातरम 2 हिस्सों में लिखा गया था और पहला हिस्सा उसकी प्रेरणा कुछ और थी और दूसरा हिस्सा उसकी प्रेरणा कुछ और था। और पूरे को अगर हम लोग एक साथ लें तो जो राष्ट्रभक्ति की एक सोच होती है वो जगाता है ये गीत। So many of the martyrs in Bengal went to the gallows. The last thing they ever said was Vande Mataram. So the appeal of Vande Mataram, whether you treat it as a song, whether you treat it as a mantra, whatever, and even now, it hasn't lost any of its power, its appeal, its attraction. उसी राष्ट्रवाद और वंदे मातरम के प्रभाव का जीवंत प्रतीक है बंकिम भवन। भवन के बाहर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक प्रतिमा मौजूद है। हॉल में प्रवेश करने पर एक तस्वीर उनकी पत्नी राजलक्ष्मी देवी की है और दूसरी ओर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की। इसी बड़े हॉल में वंदे मातरम की पंक्तियां और भारत माता का स्वरूप वर्णन और उसका चित्रण मौजूद है। बंकिम भवन के दूसरे हॉल में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पिता, उनके भाइयों और उनकी बेटियों के चित्र लगे हुए हैं। सामने वाली दीवार पर बंगाल पुनर्जागरण के कई लेखकों और बंकिम बाबू के मित्रों का
एक पोस्टर मौजूद है। ये वो लेखक और बुद्धिजीवी लोग थे जो उस वक्त इस भवन में ठहरे थे। लंबे से हॉल के दूसरे छोर पर वंदे मातरम और उसके साथ समय दर समय विकसित होते झंडों का चित्र मौजूद है। ये एक तीर्थ भूमि जैसा होना चाहिए कि इस मकान में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था। तब शायद इतने सारे मकान भी नहीं थे, तो कुल मिला के ये जो है नदी के इस साइड में चिंसूरा है, चूचड़ो कहते हैं, उस साइड में नोईहाटी है। नदी के पूर्वी किनारे पर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पैतृक गांव कांठलपाड़ा। हुगली पार है नैहटी। बंकिम भवन से नैहटी की दूरी करीब 25 किलोमीटर की है। 24 परगना जिला का एक छोटा नगर है नैहटी। चौड़ी सड़क के बाद 2 लेन की पतली सड़क, छोटा सा बाजार और उसके बाद संकरा होता रास्ता। रेलवे लाइन के किनारे किनारे ये रास्ता सीधे पहुंचता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पैतृक घर पर कांठलपाड़ा। नैहटी के कांठलपाड़ा में 26 जून 1838 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। मुख्य भवन के आसपास कई देवालय हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जहां जन्म हुआ था, वो भवन अब एक संग्रहालय है। यहां उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। Museum, listen, this was a property exactly of Bankim Chandra Chatterjee. The government has taken it as an heritage of it. So now the government is maintaining it. So we feel very proud that I belong to a family where a property has been taken by the government as a heritage. So, and mostly I feel proud the mantra, Vande Mataram. It's a mantra of Indian independence. And I belong to the family who has created this mantra. So you'll obviously feel proud. 1859 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की परीक्षा पास की थी और उसी वर्ष उन्हें जसोर का डिप्टी कलेक्टर व मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। वे पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश शासन द्वारा इस पद पर नियुक्ति दी गई थी। वे राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वतंत्रता संघर्षों में मुखर तौर पर शामिल होना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों की नौकरी में रहते हुए ऐसा संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को जरिया बनाया और साहित्यिक क्रांति रची। Well, he was one of the highest ranking Indian officials. There was a limit to what he could write and what he didn't want to write. So there was a certain form of self-censorship which he had to exercise. 1865 में उनका पहला उपन्यास दुर्गेश नंदनी बांग्ला में प्रकाशित हुआ। कपाल कुंडला 1866 में और 1872 में उन्होंने बंग दर्शन पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। 1873 में उनका एक और उपन्यास विश्व वृक्ष प्रकाशित हुआ। 1882 में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना आनंद मठ। यह उपन्यास 1770 के बंगाल अकाल की पृष्ठभूमि और ईस्ट इंडिया के खिलाफ सन्यासी आंदोलन पर लिखा गया था। इसी में वंदे मातरम के संस्कृत और बांग्ला पद संपूर्ण रूप से प्रकाशित हुए थे। आनंद मठ पढ़े तो वहां पर ये गाना एक सन्यासी गाता है, तो वो एक अलग प्रकार की जोश है उसमें, और पहले 2 स्टांजाज में एक दूसरे किस्म की जोश है। It is a total song of the motherland. It is a song which says we worship the motherland. We worship the motherland just as we worship Durga. We worship the motherland and therefore we must create temples in the honor of the motherland. That is the overall gist of the Vande Mataram song. 8 अप्रैल 1894 को कोलकाता में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का देहांत हो गया।
उनके देहांत से करीब 2 साल बाद 28 दिसंबर 1896 को रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से गाया। उन्होंने इसे संगीतबद्ध भी किया। वहीं श्री अरविंदो ने वंदे मातरम के प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई। It was really today the fact that Vande Mataram is so well known. It became the national song of India. It became the mantra of our freedom movement. That was basically the creation. The person who started that process was Sri Aurobindo. Bankim Chandra wrote it. But its significance, its imagery was realized only by Sri Aurobindo. 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत के तौर पर वंदे मातरम को अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया। वंदे मातरम की रचना को अब 150 साल पूरे हो चुके हैं। इसी ऐतिहासिक अवसर पर केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के सभी 6 पदों के गायन को अनिवार्य कर दिया है। 28 जनवरी 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में भारत के राष्ट्रीय गीत के संबंध में नए दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत वंदे मातरम के सभी 6 पदों को राजकीय समारोहों के वक्त या सामूहिक गान के समय गाया जाए। वंदे मातरम के 6 छंदों को 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाएगा। जहां राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम दोनों का गायन होना है, वहां राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। यह भारत है, हिमालय से हिंद महासागर तक, रेगिस्तान से समुद्र तक, बर्फीली चोटियों से हरे भरे मैदान तक। भाषाएं अलग, वेशभूषा अलग, जीवन के रंग अलग, लेकिन पहचान एक, तिरंगा। यह केवल कपड़े के 3 रंग नहीं हैं, यह भारत की पहचान है, यह हमारे गौरव की निशानी है। वर्ष 2022 में शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। विचार बहुत सरल था, देश का तिरंगा देश के घर घर तक पहुंचे। कच्छ से कश्मीर तक, हिमाचल से लद्दाख तक, राजस्थान से असम तक, पंजाब से लक्षद्वीप तक। भारत भले ही अलग अलग दिखाई दे सकता है, लेकिन तिरंगे के नीचे भारत एक है। हर घर तिरंगा केवल एक अभियान नहीं, यह भारत की एकता का उत्सव है, यह अखंडता का संकल्प है, यह संप्रभुता का सम्मान है, यह उन वीरों को नमन है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व दे दिया। तिरंगा केवल हमारे घर की छत पर नहीं लहराता, हमारे दिल में भी लहराता है। यही भारत है, यही हमारा तिरंगा है।